नमस्ते, मेरा नाम शिव मौर्य, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस होशियार बलरामपुर। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस होशियार बलरामपुर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। सबसे पहले जानेंगे पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और पचाने तक की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। फिर दूसरा वाला क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों? पोषण की आवश्यकता क्यों? देखिए, ये तो हम जान चुके कि पोषण किसे कहते हैं। भोजन को ग्रहण करने और पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब हम पोषण की आवश्यकता क्यों, मतलब भोजन को ग्रहण ही ना करें। भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, मान लिया एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। और दूसरे दिन नहीं खाएंगे तो और बीमार हो जाएंगे, और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। और जब भोजन नहीं करेंगे तो जिससे हमारा शरीर की वृद्धि भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा। और जो भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो किसी कार्य करने की क्षमता भी नहीं मिलेगी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों? तो पोषण की आवश्यकता हमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य करने की क्षमता एवं निरोग रहने के लिए होती है। अब हमारा क्या है? पाचन। पाचन किसे कहते हैं? देखिए, जटिल और अघुलनशील ठोस पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पोषण की प्रक्रिया दो भागों में होती है, पहला अंतर्ग्रहण और दूसरा पाचन। पहला अंतर्ग्रहण में क्या होता है? जैसे हाइड्रा में स्पर्श को, और अमीबा में कूटपाल, ऐसे भिन्न भिन्न जंतु में मुख गुहा द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मतलब अर्थात यह है कि अलग अलग जंतु में अलग अलग तरीके से पाचन होता है। भोजन का अंतर्ग्रहण अलग अलग तरीकों से होता है। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा द्वारा होता है। सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ जाता है? मुख गुहा में। अंतर्ग्रहण में सबसे पहले हमारा भोजन मुख गुहा में जाता है। यहाँ पर क्या होता है? हमारे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और जिह्वा पाए जाते हैं। जो दांत का ऊपरी भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। दांतों के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनेमल। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ होता है। और मुंह में, हमारे गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? देखो, जो कृंतक होता है हमारा, ये काटने का कार्य करता है। जैसे हमने केला किया तो केला आगे से तो काटेंगे तो ये हमारा कृंतक होता है। और जो रत्नक होता है, हमारे फाड़ने का कार्य करता है। जैसे किसी थैली को या किसी भी वस्तु को हमें फाड़ना होता है तो इधर से हम फाड़ते हैं। और जो चौड़क और अर्धचौड़क होता है, इनका एक काम होता है पीसना और चबाना। पीसने और चबाने का काम चौड़क और अर्धचौड़क करते हैं। अब हमने कहीं से सुना मिठाई, तो मिठाई का नाम सुनते ही क्या हुआ? हमारे मुंह में लार आ गई। जो ये लार ग्रंथि होती है ना, इनका 2 काम होता है। कौन कौन सा 2 काम होता है? पहला काम तो ये होता है कि ये भोजन को लिसलिसा, भोजन को चिपचिपा और लसलसा बना देते हैं, जिससे ग्रासनली से, मतलब ग्रासनली में पहुंचने में आसानी होता है। और दूसरा काम क्या होता है कि जो लार ग्रंथि का दूसरा काम होता है, ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर मालभोज ग्लूकोज में बदल देते हैं। जैसे हमारे रोटी चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इनका पाचन करके मालभोज ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसीलिए जब हम सूखी चावल या सूखी रोटी खाते हैं तो हमें कैसा लगता है? मीठा लगता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। पाचन तंत्र को मॉडल की तरीके से समझेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ गया? मुख गुहा में। फिर हमारा भोजन कहाँ आया? ग्रसनी में। फिर ग्रसनी से क्रमाकुंचन गति द्वारा ग्रासनली में पहुंचता है। ग्रासनली में कोई पाचन होता है? नहीं होता। ग्रासनली में हमारा कोई पाचन नहीं होता है। ग्रासनली से क्रमाकुंचन गति द्वारा होते होते हमारा भोजन कहाँ आ गया? अमाशय में। अमाशय में किसका स्राव होता है? जठररस का स्राव होता है। जठररस में कितने प्रकार के रस निकलते हैं? पहला हमारा पाचक रस निकलता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा हमारा श्लेष निकलता है। तो जब पहला हमारा होता है पाचक रस में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं? 2। कौन कौन से? रेनिन और पेप्सिन।
रेनिन और पेप्सिन। तो जो पेप्सिन होता है ये हमारे प्रोटीन का पाचन करके अमाशय में जो मतलब अमाशय में जठरस का स्राव हुआ, फिर जठरस में 3 प्रकार के रस निकले, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म। तो जो पाचक रस था इसमें भी 2 प्रकार के रस निकलते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन का पाचन कर पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, और रेनिन क्या करता है हमारा दूध को दही में बदलता है। इसलिए जब हम दूध पीते हैं तो रेनिन जो होता है उस दूध को हमारा दही में बदल देता है। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह इसका क्या कार्य होता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाते हैं, और साथ ही साथ में यह अम्ल है। तो भोजन का माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और कीटाणुओं से रक्षा भी हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कीटाणुओं से रक्षा भी करता है। अब क्या है हमारा, अब हम जान चुके पाचक रस के बारे में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। अब हम जानेंगे श्लेष्म के बारे में। श्लेष्म का क्या कारण होता है हमारा, जो अमाशय का ऊपरी परत होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से श्लेष्म हमारे अमाशय की ऊपरी परत का रक्षा करता है। फिर इसके बाद हमारा भोजन अमाशय से छोटी आंत की तरफ पहुंचता है। अब हमारा भोजन अमाशय से छोटी आंत में आता है। छोटी आंत हमारी किस रंग का होता है, छोटी आंत हमारी भूरे बैंगनी रंग की होती है, और यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के आगे भाग में पाचन होता है और पीछे भाग में अवशोषण होता है। छोटी आंत में मुख्यतः हमारे वसा का पाचन होता है। वसा हमारे तेल घी आदि में मिलता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत होती है। जो यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है और पित्ताशय में यकृत रहता है, और जो पित्त नलिकाओं द्वारा छोटी आंत में आता है, और अग्न्याशय में अग्न्याशय रस का निर्माण होता है, जो अग्न्याशय के नलिकाओं द्वारा छोटी आंत में स्रावित होता है। पित्तरस और अग्न्याशय रस मिलकर भोजन के माध्यम को कैसे बना देते हैं, भोजन के माध्यम को हमारे क्षारीय बना देते हैं। यहाँ पर वसा अपचित प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड स्टार्च माल्टोज का विखंडन होता है, और छोटी आंत में अग्रभाग में पाचन पूर्ण हो जाता है। अग्न्याशय हमारे पत्ती हरे रंग की होती है और अमाशय के नीचे पाया जाता है। अग्न्याशय रस में लाइपेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अग्न्याशय रस में हमारे ट्रिप्सिन, अमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं, जो क्रमशः प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायक होते हैं। अब हमारा भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। इनके द्वार पर उंगली नुमा बिलाई पाई जाती है। इस भाग द्वारा बचे हुए भोजन का पोषक तत्व को अवशोषण करते हैं, या क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग, अवशोषण के बाद बचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया हमारी स्वांगीकरण कहलाती है। अब हमारे भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है। जल के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ अर्ध ठोस के रूप में आ जाते हैं, जो मल में एकत्रित रहते हैं, जो समय समय पर गुर्दा द्वारा बाहर निकाल देते हैं। यह क्रिया बाह्यक्षेपण कहलाती है। आइए हम क्रियाकलाप द्वारा जानते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर मुख्य गुहा में पानी डाला, जैसे हमारे आखिरी गुदा में कैसे, ये देखिए दोस्तों हमारा पानी निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा वर्किंग मॉडल था। अब हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।